नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान लेकर, और चैप्टर का नाम है क्षेत्रक। भारत की अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक हमारा जो पिछला वीडियो रहा, उसी का एक दूसरा पार्ट लेकर हम हाजिर हैं आपके समक्ष। उम्मीद है पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो की अगर बात करें तो हमने उसमें बात किया था संगठित क्षेत्रक या फिर क्षेत्र के प्रकार के। क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, हमने 3 क्षेत्रकों पर चर्चा किया था। इसके साथ साथ ही हमने संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में चर्चा किया था। और प्राथमिक क्या है, प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो प्राथमिक सेक्टर क्या था, द्वितीयक सेक्टर क्या था, इसके बारे में हमने बताया था कि प्राथमिक सेक्टर जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो जाए, प्राथमिक सेक्टर जहां पर कुछ चीजों का निर्माण हो द्वितीयक, और जहां पर कोई चीजें बेची जाए, सेल की जाए, उसे कहा जाता है तीसरा सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्रक। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। और संगठित असंगठित के बारे में चर्चा किया था कि संगठित जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर श्रमिक अगर कार्य करता है तो संगठित क्षेत्र में उसको काफी हद तक फायदा होता है, जिसके अंतर्गत हमने बात किया था असरकारी सर्विसेज की और लिमिटेड कंपनियों की। वहां पर काम करने वाले लोगों को पेंशन, उनकी जो काम करने का जो समय है, एक लिमिट, वो सारी चीजें निर्धारित होती हैं। साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन असंगठित में हमने बताया था बाल जो चाइल्ड लेबर की बात की थी, बाल श्रमिकों की बात की थी कि ये तो गैर कानूनी है, इस पर चर्चा की थी। तो आज उसी का हम एक दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित है, जहां पर हम फर्स्ट पार्ट के छूटे हुए कुछ चीजों के बारे में समझेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने पहली बार ही बता दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया से आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर देकर जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यहां से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहां से संगठित क्षेत्र की कार्य स्थिति के बारे में। ठीक है, अगर हमको चर्चा करनी है तो हम कहां से शुरू करेंगे, कार्य की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। संगठित क्षेत्र सरकार से पंजीकृत होते हैं, यानी इनकी जो कार्य स्थिति होती है, किस स्थिति में ये कार्य करते हैं, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि संगठित क्षेत्र कहां से होंगे, भाई सरकार से पंजीकृत होते हैं। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है कि आप सरकार द्वारा बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं, आप यह काम कर सकते हो। तो पहली चीज तो यही एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि सरकार द्वारा क्या है, पंजीकृत है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह सरकार के नियम और विनियमों का पालन करती है। जो भी उनके नियम होंगे, सरकार के जो भी सरकार के विनियम होंगे, उनका ये अच्छी तरीके से क्या करती हैं, पालन करती हैं। ठीक है, दूसरा अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि रोजगार की सुरक्षा कैसे प्राप्त होती है। तो यानी हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो अगर कोई काम करने वाला है तो इसमें संगठित क्षेत्र में उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं निकाल सकते, जब तक कि वो कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दे, उसको निकाला नहीं जा सकता है। जैसे कि होता है अक्सर, कहीं पर काम करते रहो तो लोगों का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद कहते भाई हमारे यहाँ तो अब काम है नहीं, आप कहीं और देख लीजिए, हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ पे आपका जो रोजगार है उसकी सुरक्षा प्राप्त है। आपको निकाला नहीं सकते कि काम समाप्त हो गया तो ठीक है, आप कहीं और देख लीजिए, अब हमारे यहाँ कोई काम है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ इनके रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा,
जो पहले से ही निश्चित समय है, यानी कि तय समय तक ही काम किया जाता है, यानी एक जो लिमिट होता है काम करने का, उस लिमिट तक ही काम करना पड़ता है, अतिरिक्त काम नहीं करना होता है, ये बात याद रखिएगा। और अगर बाई चांस लिमिटेड कंपनियों में कभी कभी काम अतिरिक्त कार्य करना ही पड़ जाए तो उसके लिए अतिरिक्त वेतन का भुगतान भी किया जाता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में ओवर टाइम कहा जाता है। गांव देहात में कहते हैं ओवर टाइम करवा दे, तो ओवर टाइम का मतलब कि अतिरिक्त वेतन मिलना। वहां पर संगठित क्षेत्र में अगर ओवर टाइम कर रहे हो, आप अतिरिक्त दिए गए समय से ज्यादा काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त वेतन का भुगतान भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप सेवा मुक्त होते हैं, सेवा मुक्त मतलब आप जब रिटायर्ड हो गए या फिर काम करने की इच्छा आपकी नहीं होगी कि भाई अब हम रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आपका जो पीए या डीए वगैरह होता है उसी के रूप में आपको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। पेंशन के रूप में वो पैसा आपको वापस मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका संगठित क्षेत्र की कार्य करने की स्थिति। कि इस स्थिति में संगठित क्षेत्र कार्य करते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र सरकार से क्या होंगे, पंजीकृत होंगे बकायदे। दूसरा, यह सरकार के नियम और विनियमों का पालन कर देंगे, जो भी सरकार के नियम होंगे, न्यूनतम वेतन कितना है उस आधार पर वेतन देंगे। ठीक है, इसके अलावा और जो भी स्वास्थ्य सुविधा, विशेष तौर पे याद रखिएगा इसमें, ठीक है, ये भी मुहैया कराया जाता है। क्या मुहैया कराया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा यहां पर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी समस्या होती है, ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, यहां पर मिलती है आपको, यानी कि आप अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज यहां पर आप बिल्कुल निःशुल्क करवा सकते हो। किसमें, संगठित क्षेत्र में। ठीक है, रोजगार सुरक्षित रहेगा आपका, सुनिश्चित समय तक ही काम करना पड़ेगा, अतिरिक्त काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन। चलिए आगे चलते हैं। संगठित क्षेत्र, जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। तो शोषण करने के कुछ तरीके भी होंगे, किस तरीके का शोषण होता होगा हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सरकारी सुरक्षा नहीं मिलती, और सर नौकरी की जो सुरक्षा है वो बिल्कुल नहीं मिलती। सुरक्षा नौकरी की नहीं होती, आप कब तक काम करोगे किसी को नहीं पता। पता चला आज मालिक ने काम पर रखा है, कल उसका दिमाग चकरा गया, भन्ना गया, बोले गए चल निकल यहाँ से हट, तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारा थोबड़ा अच्छा नहीं है। आज जब उसका फेस नहीं अच्छा तो उसको बाहर कर दी। अब कुछ भी कारण निकाल सकते हो, मान लो अब बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हो तो निकालने वाले को क्या चाहिए, कुछ छोटा बहुत कारण मिल जाए, बस छोटी बहुत त्रुटियां है, छोटी सी त्रुटि मिली, बोले चलो निकलो तुम, भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो नौकरी की यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं होती है, कभी भी आपको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक उनकी इच्छा कहेगी। जैसे त्योहार के सीजन में काफी लोग अपने दुकान में रख लेते हैं छोटे बच्चों को काम करने के लिए, या कुछ लोगों को, या जो भाई त्योहार का सीजन है हम तुमको काम दे रहे हैं, हमारे यहाँ काम। जैसे ही काम समाप्त हुआ, त्योहार समाप्त हुआ, उनको क्या कहते हैं, भाई चलिए अब हमारे यहाँ आपके लिए कोई काम नहीं है। तो इस तरीके का उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। इसके अलावा छुट्टी कम दी जाती, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, छुट्टी कम दी जाती है। ठीक है, छुट्टी कम दी जाती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलती है, छुट्टी मिलेगी, और छुट्टी मिलने के साथ साथ इस छुट्टी का भुगतान भी किया जाता है। ठीक है, छुट्टी का भुगतान किया जाता है। जो छुट्टी होगी, जो छुट्टी दी जाती है, उसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, भुगतान दिया जाता है। कि आप ठीक है छुट्टी ले लिए, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको क्या देंगे, इसका पेमेंट देंगे, आप छुट्टी पर रहो। ठीक, लेकिन यहां ऐसे नहीं है, पहले तो छुट्टी कम देंगे। बहुत अगर रेयर केस है, बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको यहाँ पे छुट्टी मिल सकती है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, और जब छुट्टी मिल भी गई तो उस छुट्टी का भुगतान नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, उस छुट्टी का कोई भुगतान नहीं होता है, किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, और इसमें अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ता है। ठीक है, जो अतिरिक्त समय है, टाइम पीरियड है, वहां पर बहुत ज्यादा समय तक क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे आपको, और इस ज्यादा काम का भी कोई भुगतान नहीं होता है। काम एक्स्ट्रा करवाएंगे, कोई भुगतान ही नहीं मिलेगा, काम करते रहो करते रहो करते रहो।
7 बजे सुबह जाओगे, 7 बजे शाम को आओगे, ठीक है। 12 से 12 घंटे काम करवाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप 7 से 7 काम किए, कुछ काम शेष रहे, बोले 2 मिनट का काम है कर लो, 2 मिनट बोल के आधे घंटे निकाल देते, 1 घंटे, ठीक है। तो अतिरिक्त समय का काम, अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ता है और उस अतिरिक्त समय का कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात यहां तक आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। बोलिए, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहां तक की बात समझ गए तो थोड़ा सा हम भारत में बेरोजगारी तो बहुत है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई भारत में बेरोजगारी है। बेरोजगार जो कोई काम ना करता वही है बेरोजगार, जिसके पास कोई काम ना हो, घूमता हो इधर उधर, ठीक है, चौराहे पर, गलियों में, सड़कों पर घूमता फिरता हो, वो क्या बेरोजगार है। अच्छा, क्या लोग जानबूझकर बेरोजगार रहना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। उनके सामने कुछ अपनी मजबूरी होती है, कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो हो सकता है उनको नौकरी ही ना मिल रही हो कहीं पे, ठीक है। उनके अंदर हुनर हो तब भी बेरोजगार हो। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिनके अंदर हुनर ही ना हो, कुछ है ना, वो लुखे टाइप से हो, तो फिर हो सकता है वो। तो पहली जो बेरोजगारी है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जब किसी काम को करने के लिए अतिरिक्त मजदूर आ जाए, जैसे हालांकि काम कम मजदूर में ही हो जाए, लेकिन मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी उनको रख लिया गया, चलो ठीक है यार, आ जाओ काम कर लो। और अगर हम उनको निकाल देते हैं तो उत्पादन पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरह की जो बेरोजगारी है उसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षमता के अनुसार कार्य ना मिलना। कि जैसे मान लो कोई मजदूर है, श्रमिक है, उसको उसके अंदर की जो क्षमता है कि हम भाई चलिए कम से कम कह देते कि एक दीवार एक दिन में एक मजदूर जोड़ देगा, ठीक है। एक जो राजगीर होता है वो एक दीवार या फिर 500 ईंट जोड़ने की क्षमता रखता है कि हम 500 ईंट को एक दिन में जोड़ देंगे। अब उसको काम मिला केवल 250 ईंट का, ठीक है, 250 ईंट का काम मिला, तो ये क्या होगा? ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी ही कहलाएगा कि अतिरिक्त में जा रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो भारत में यहां 25 से 30% इस तरीके के बेरोजगार घूम रहे हैं। कितने परसेंट? 25 से 30% बेरोजगार भारत में इस समय घूम रहे हैं, जो किस तरीके के बेरोजगार है? प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, ठीक है। किस तरीके के? प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, ठीक है। यहीं पर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, कौन सा है? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसम परिवर्तन के अनुसार उत्पन्न होते हैं इस तरह के बेरोजगार, ठीक। आप ये मान लो कि जैसे आम का सीजन चल रहा हो, तो आम के सीजन में आम बेचने वाला आम के सीजन में आम बेचे। अच्छा, इसे ही आम का सीजन समाप्त हुआ, वो क्या हुआ? बेरोजगार हो गया, यानी उसके पास किसी तरीके का रोजगार रह ही नहीं गया। तो इस तरीके के जो रोजगार होंगे वो क्या कहलाएंगे? बेरोजगारी। कौन सा? मौसमी बेरोजगारी, यानी किसी विशेष मौसम के तहत वो कार्य करते हैं, उस चीज का रोजगार करते हैं, और मौसम निकल जाने पर फिर उसका रोजगार समाप्त हो जाता है। जैसे फेरी वाले आपके खास तौर पर इसके अंतर्गत आते हैं कि जो कम्बल बेचते हैं या फिर स्वेटर वगैरह गांव गांव जाकर बेचते रहते हैं, वो बस मौसम के अनुसार, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? मौसमी बेरोजगारी। और भारत में 166 लाख लोग मौसमी बेरोजगारी से प्रताड़ित हैं। 166 लाख लोग क्या है? मौसमी बेरोजगार है, ठीक। अगले अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो कौन सी होगी? औद्योगिक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब लोग गांव से शहर जाते हैं, और ऐसा शहर जहां पर उद्योग बहुत ज्यादा हो, यानी औद्योगिक शहरों में जाते हैं और औद्योगिक शहरों में काम करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भारत में भी इतने उद्योग नहीं है कि इनकी खपत को अपने में समा सके, या इनकी जो संख्या है इस संख्या को वो जाके कंट्रोल कर सके। भाई आप चाहे जितने आ जाओ, जितना आना हो सब आ जाओ, हम सबको काम देंगे, सभी लोग आ जाओ।
अभी तक भारत में इतनी फैक्ट्री या इतने उद्योग नहीं बने हैं कि सभी को उसमें क्या कर दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए, सभी लोग आ जाओ उसमें, सबको क्या मिलेगा, काम मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो औद्योगिक शहरों में जाएंगे लोग, औद्योगिक गांव से जाते हैं औद्योगिक शहरों में काम करने के लिए, हम आ रहे हैं काम करने के लिए, वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनको किसी प्रकार का काम नहीं मिलता है। तो इस तरह के जो बेरोजगार हैं वो क्या कहलाते हैं, औद्योगिक बेरोजगार कहलाते हैं। यहां तक का जो मामला था आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी आप समझिए कि लोग बेरोजगार हुए हैं तो सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है कि अपनी जनता, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार दे उसको। तो इस रोजगार देने के लिए सरकार ने एक कानून निकाला, एक लोगों को अधिकार दिया जिसको कहा जाता है काम का अधिकार। क्या कहते हैं, काम का अधिकार कहते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, काम का अधिकार। ये काम का अधिकार लागू करने के लिए, ठीक है, सरकार ने शुरू किया, क्या शुरू किया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये इन्होंने किसने शुरू किया, केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2005 में शुरू किया गया था। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया। और किस लिए शुरू किया गया, काम का अधिकार लागू करने के लिए। ठीक है, काम का अधिकार लागू करने के लिए। ठीक है, काम का अधिकार लागू करने के लिए शुरू किया गया। कब, 2005 में। 2005 में ये शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। और जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहले कितने गांव में, 200 गांव में लागू हुआ। कितने गांव में, 200 गांव में इसको शुरू कर दिया गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया कि 600 जिलों में इसको लागू कर दिया गया। कितने जिले में, 600 जिला में इस चीज को लागू कर दिया गया कि अब यह 600 जिले में कार्य करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। और ये चीजें शुरू क्यों की गई, क्योंकि लोग जो बेरोजगार हैं, लोगों की जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है भाई, यहां पर आपको मिलेगा कि साल भर में 100 दिन का काम। ये क्या करता है, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को 100 दिन का काम। लेकिन किस तरीके के लोग, ये भी याद रखिएगा, ये जो लोग होंगे किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को यह काम दिया जाता है। साल भर में कितने दिन, 100 दिन का काम दिया जाता है कि आपको एक साल में 100 दिन का काम मिलेगा। और अगर सरकार, केंद्र सरकार ऐसा करने में नाकामयाब होती है तो उसे भत्ता पाने का अधिकार है। किसे, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। क्या मिलता है, भत्ता मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, ये आजीविका का स्रोत प्रदान करना, आजीविका का स्रोत प्रदान करना। ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं वो बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को काम देना। ठीक है, आजीविका का स्रोत प्रदान करना, किसको, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, उन्हें क्या मिलेगा, आजीविका का एक स्रोत मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या है, इसके अतिरिक्त है कि भारत में पंचायती राज्य को मजबूत करना। भारत में पंचायती राज को मजबूत करना। ठीक है, पंचायती राज प्रतिष्ठानों को मजबूत करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। किसके, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अगर हम प्राचीन नाम की बात करें, ठीक है, तो इसका जो प्राचीन नाम आता है उसे कहा जाता है नरेगा। क्या कहेंगे, नरेगा।
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्राचीन नाम की बात करेंगे तो प्राचीन नाम इसका क्या आता है, नरेगा आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्तित करके इसका नाम रखा गया मनरेगा। क्या रख दिया गया, मनरेगा। ठीक है, यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है, मनरेगा है। ठीक है, तो मनरेगा का जो काम है, मनरेगा क्या है और इसका जो उद्देश्य है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मनरेगा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, यहां तक की बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक प्रश्न हमने लिख रखा है। ठीक है, क्या है प्रश्न, किसी देश के आर्थिक विकास में, ध्यान से समझिएगा, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का है वो किसी देश के आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक विकास में किस तरीके से सहयोग करेगा। अब आप तो सबसे पहले ये समझो कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का है क्या, किसे कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। तो आप ये याद रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र सभी के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सभी के लिए है। ठीक है, यानी देश में मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आ सकते हैं, आपके सरकारी स्कूल आ सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, बस स्टैंड, बस, ठीक है, परिवहन की चीजें संबंधित, और ये सारी चीजें आपके सार्वजनिक रूप से आप यानी जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए वह चीजें ना हो कि केवल यह एक विशेष व्यक्ति के लिए, केवल उन्हीं के लिए, बाकी इसका उपयोग और कोई नहीं करेगा। तो ऐसे नहीं, जिसका उपयोग सभी कर सके वो क्या कहलाएगा, वो आता है किसके अंतर्गत, वो आएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जिसका उपयोग सभी कर सके, इसके अंतर्गत आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक विकास में कैसे मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजों का निर्माण करवा के कर सकता है। ठीक है, क्या करवाएगा, निर्माण, किसका निर्माण कर सकते हैं भाई, बोलिए। लेकिन ध्यान रहे जो निर्माण होगा वो सार्वजनिक क्षेत्र का ही होगा। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें तो भाई सरकार क्या करे, सरकार रेलवे का विस्तार करे, रेलवे का विस्तार करे, पुल बनवाए, ठीक है, सड़कों का विस्तार करें, ठीक, इन चीजों का विस्तार करके तो वो क्या कर सकती है, आर्थिक विकास में मदद दे सकती है। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में या फिर किसी भी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र इस तरीके से मदद कर सकती है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट, किस तरीके से मदद करे, तो इस तरीके से मदद कर सकती है सरकार। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है, किसानों व उपभोक्ताओं की मदद करके, इसमें अगर हम दूसरे की बात करें तो किसानों व उपभोक्ता की मदद करके, उपभोक्ता की मदद करके, ठीक है, जो किसान है और उपभोग करने वाले हैं यानी उपभोक्ता है, उनकी मदद सरकार कर दे। ठीक है, उनकी मदद करके इसको क्या किया जा सकता है भाई, देश के आर्थिक विकास में सहयोग दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो किसानों का जो अनाज है जैसे गेहूं वगैरह है, इनको एक उचित दाम पर सरकार खरीदे। ठीक, उचित दाम पर सरकार क्या करे, खरीदे, जिससे किसानों को भी किसी प्रकार का हानि ना हो, गेहूं चावल हो सके, और अपने गोदाम में इसको ले जाकर क्या करे, भंडारित करे, यानी इकट्ठा करे, स्टोर कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही, और बांध बनवाए, सिंचाई भी थोड़ा सा कम कर दे। इन चीजों से आर्थिक विकास में क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ठीक है, और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो हो जाता है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएं, ठीक, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर। ठीक है, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, है ना, उसको उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि किसान या फिर और जो गरीब लोग हैं उनको क्या हो जाए, बेनिफिट मिल जाए, लाभ मिले। जो पैसा आर्थिक रूप से खर्च हो रहा है, उनके पास जो भी पैसा है वो दवा में
या कहीं पर कोई बीमार हो गया वहां पर खर्च हो रहा है, तो उन चीजों से बचने के लिए सरकार को ये चीजें मुहैया करानी चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? शिक्षा। वो क्या आती है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षा सेवा को उपलब्ध करा दे सरकार। क्या करे? शिक्षा सेवा को उपलब्ध कराए। और शिक्षा सेवा में क्या उपलब्ध कराना भाई? यहां पर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, अब आपका ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हुआ है, यानी क्षेत्रक वाला चैप्टर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए समाप्त हो चुका है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके बोर्ड पेपर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बार बार इस चीज को कहेंगे कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आगे चलकर आपको किसी तरह के नुकसान न उठाना पड़े। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको किसी एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।